किसी को पेशाब में जलन हो रही है तो उसका कुछ कई कारण हो सकते हैं। जैसे ठीक है। सबसे कॉमन होता है यूरिन में इन्फेक्शन हो गया। हम्म। दूसरा हो सकता है किसी को यूरिन में स्टोन है ब्लैडर में तो उसको जलन होगी। कोई ब्लैडर में कोई ट्यूमर है तो उसको जलन होगी। और कुछ बीमारी होती है जिसमें कि पेल्विक फ्लोर इरिटेबल हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स में इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक बीमारी है, नॉन रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर है। उन सब में भी ये प्रॉब्लम होती है। उसमें जलन कम होती है, पेन होता है, बट दे गेट कंफ्यूज कि पेल्विस में पेन हो रहा है, पेशाब करते समय ज़्यादा पेन हो रहा है तो दे थिंक उसको बर्निंग हो रही है। रात में ना उनको बार बार यूरिन की अर्ज रहती है, बार बार उनको पेशाब आता है और कई बार ऐसा होता है ना उनकी नींद भी बहुत डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से। तो इसके क्या मेजर कारण हो सकते हैं और क्या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है या नॉर्मल है, कितना नॉर्मल है? एक तो फैक्टर ये है कि कई लोग जैसे जो बिजनेस करते हैं, घर लेट आते हैं, रात में लेट डिनर करते हैं, रात में देर में पानी पीते हैं और फिर वो सो जाते हैं। तो हमारे शरीर से पानी 5 तरीके से बाहर निकलता है। अच्छा, कैसे? एक तो यूरिन से निकलता है, जब आप स्टूल पास करते हो उसमें भी वाटर होता है। आप गर्मी में जाते हो बाहर पसीना निकलता है। अब बहुत पसीना निकल गया तो आपकी यूरिन एकदम येलो कलर की कंसंट्रेटेड होगी, थोड़ी सी होगी। ये बॉडी ने सारा पानी तो इससे निकाल दिया और वो इसलिए पसीना निकल रहा है जिससे कि आप। अगर डॉक्टर हम बात करें कि एक दिन में कितनी बार यूरिन पास करना नॉर्मल होता है? इसलिए ये भी बड़ा गलत कंसेप्ट है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारी किडनी हेल्दी रहेगी। आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी निकालना पड़ेगा। हार्ट डिजीज़ वालों का हम वाटर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, किडनी फेलियर वालों का वाटर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बट हाँ, एक नॉर्मल आदमी को कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो यूरिन पास करते हैं लेकिन उनको ना एकदम खाली खाली सा फील नहीं होता, उनको अर्ज रहती है कि लग रहा है कि अभी और यूरिन पास करना है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? अगर किसी का प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया या उसके पेशाब के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो अपनी पूरी को एम्प्टी नहीं कर पाता है। ओके। तो उसको लगता है कि उसकी पेशाब रुक। मतलब ओवर एक्टिव के अलावा भी हाइपर एक्टिव और अंडर एक्टिव भी होते हैं ब्लैडर। बहुत सारे लोगों को अंडर एक्टिव होता है, बहुत सारी फीमेल को अंडर एक्टिव होता है, यूरिन नहीं पास कर पाती। अच्छा। तो फिर उसमें उसका इलाज करना। क्या ट्रीटमेंट होता है उसका फिर? अगर ब्लैडर में कोई भी प्रेशर, जैसे कोई ट्रैवल कर रहा है या कोई मीटिंग में है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आई थिंक हर कोई इस सिचुएशन से गुजरता है कि हम थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है, रोक लेते हैं यूरिन। क्या ये प्रैक्टिस सही है या इसका कुछ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी हमारी बॉडी पे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जो नॉर्मल आदमी है अगर वो यूरिन रोकता है तो उसमें यूजुअली कुछ नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। बट जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा यूरिन रोकेगा, उसका ब्लैडर अब ज़्यादा डिस्टेंड हो गया, तो उसको प्रॉब्लम होगी। अगर किसी की ब्लैडर हेल्थ अच्छी नहीं है या ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मेजर और क्या साइंस दिखते हैं बॉडी पे? सिर्फ यही साइंस है या कुछ और भी साइंस है जो डायरेक्टली इंडिकेट करें कि ब्लैडर हमारा ठीक नहीं है? वो एक तो यूरिन या तो बार बार जाएगा, पूरी तरह से एम्प्टी नहीं करेगा, उसका फ्लो कमज़ोर हो जाएगा और उसको जस्ट लोअर पार्ट ऑफ द अब्डोमेन में पेन होगा, जिसको हम लोग सुप्राप्यूबिक एरिया कहते हैं, लोअर पार्ट। डॉक्टर, अगर प्रोस्टेट का एक बार ट्रीटमेंट हो जाता है तो आफ्टर ट्रीटमेंट कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो पेशेंट? वहाँ हमने कोई स्टिचिंग नहीं लगाई, वो नहीं किया। अब उस रॉ एरिया से जब यूरिन जाती है और यूरिन के अंदर केमिकल्स होते हैं तो मरीज को पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ दिन थोड़ी दिन ब्लड आता है और जल्दी जल्दी पेशाब आने लगती है, पेशाब छूट जाती है। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ। आज एनबीटी लाइफ के इस हेल्थ पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोग हमारे देश में फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम है यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाना और इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम जो हम आज एड्रेस करने वाले हैं सेशन में वो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, इनके मेजर क्या कॉजेज हैं, सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, कैसे ट्रीट किया जाता है, इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अनंत कुमार की, चेयरमैन यूरोलॉजी, रीनल ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक्स एट मैक्स हेल्थ केयर। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइफ। धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम में हमको बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर डॉक्टर। सो डॉक्टर, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जो मेजर यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे रहेगा, आई थिंक हमारे देश में से बहुत सारे लोग हैं और आपके पास भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जो इस प्रॉब्लम को लेकर आते हैं कि रात में ना उनको बार बार यूरिन की अर्ज रहती है, बार बार उनको पेशाब आता है और कई बार ऐसा होता है ना उनकी नींद भी बहुत डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से। तो इसके क्या मेजर कारण हो सकते हैं और क्या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है या नॉर्मल है, कितना
कितना नॉर्मल है? नहीं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 60 इयर्स काफ़ी प्रॉब्लम है। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये है कि कई लोग जैसे जो बिजनेस करते हैं, घर लेट आते हैं, रात में लेट डिनर करते हैं, रात में देर में पानी पीते हैं और फिर वो सो जाते हैं। तो जो भी आप खाना खाते हो उसमें भी काफ़ी पानी होता है, वो भी एब्जॉर्ब होता है। आपको रोटी लगती है जैसे ड्राई है, उसमें 70% वाटर है, तो वो सब पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। और एक और बड़ी पिक्यूलियर चीज़ है, भगवान ने हमारा शरीर ऐसे बनाया है, हम सबको रात में ज़्यादा पेशाब बनती है, दिन में कम बनती है। अच्छा। क्योंकि जब हम सूरज निकलता है या लाइट आती है तो हमारे दिमाग में एक पिनियल ग्लैंड है, वहाँ से वेसोप्रेसिन हार्मोन सिक्रीट होता है, वो पानी को प्रिजर्व करता है। ये शायद ऐसे है कि लोग पहले धूप में जाते थे, शिकार करने जाते थे दिन, तो बॉडी हीट की जब धूप होती है तो पानी प्रिजर्व करती है, और जैसे ही रात होती है वो हार्मोन बनना बंद हो जाता है और यूरिन ज़्यादा बनती है। तो एक तो यूरिन ज़्यादा बनती है, फिर अगर आपने कई लोग लेट पानी पिया है, सोने के पहले पानी पी के सो गए, तो आपको ज़्यादा पेशाब आएगी। कई लोग शाम को कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उनको फिर रात में ज़्यादा पेशाब आएगी। जैसे कि आपको बताएं, एक आईआईटी के प्रोफेसर थे, वो शाम को बैठ के काम करते थे और रात शाम को से लेके रात में सोने के पहले 4-5 कप कॉफ़ी पी जाते थे बाप रे। काम करते करते। तो फिर वो रात भर उनको पेशाब लगती। जब उनसे बात की गई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की, उन्होंने काफ़ी बंद कर दी, वो ठीक हो गए। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, हम लोग कहते हैं आप जल्दी डिनर करो, आप रात में 8 बजे तक डिनर कर लो, 9 बजे के बाद पानी नहीं लो, और सोने के पहले आप टॉयलेट जाओ, अपना ब्लैडर एम्प्टी करो, तो 1-2 बार तो आपका ऐसे ही कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है जैसे डायबिटीज़ होती है, तो डायबिटीज़ में भी यूरिन जो है, पॉलीयूरिया, ज़्यादा यूरिन बनता है, उसकी वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ब्लैडर है, एक्चुअली सारी यूरिन की प्रॉब्लम ब्लैडर की वजह से, प्रोस्टेट तो एक बाई स्टैंडर्ड है, वो रास्ते में पड़ा हुआ है, और सब अननोन रीजन से 50 इयर्स के बाद एजिंग प्रोसेस जब शुरू हो जाता है तो वो बढ़ता रहता है, और तब तक बढ़ता रहता है जब तक पेशेंट जो है या आदमी भगवान के पास नहीं चला जाता है। तो जब वो बढ़ता है तो पेशाब का रास्ता उसके थ्रू निकलता है, तो जब वो बढ़ता है और वो मोटा होने लगता है तो पेशाब के रास्ते में सिकुड़न करता है और पेशाब करने में तकलीफ करता है। तो ब्लैडर जो है वो कोशिश करता है कि उसको ज़्यादा फोर्स लगा के पेशाब निकाले, फिर कुछ टाइम तो ज़्यादा फोर्स करके पेशाब निकाल लेता है, फिर धीरे धीरे वो इरिटेबल हो जाता है, कमज़ोर होने लगता है, नहीं कर पाता है। तो सारी प्रॉब्लम ब्लैडर की वजह से होती है। तो ब्लैडर बार बार इरिटेट हो जाता है, तो उसको हम लोग इरिटेबल ब्लैडर बोलते हैं, और उसका मेडिकल टर्म है ओवर एक्टिव ब्लैडर, जो ब्लैडर ज़्यादा काम कर रहा है। तो उसकी वजह से जैसे ही थोड़ा सा यूरिन इकट्ठी होती है, बस वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर देता है, पेशेंट को अर्जेंसी होती है, वो जाने की कोशिश करता है। तो ये सारे काजेज मिला करके प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इसका पता करने के लिए बड़ा एक छोटा सा हम लोग टेस्ट करते हैं, पेशेंट से कहते हैं अपनी ब्लैडर डायरी बनाओ। अच्छा। ब्लैडर डायरी में क्या होता है, वो लिखता है कि दिन भर में उसने कौन कौन सा पानी पिया, जैसे चाय पी कितने ml था, नोट कर लो अंदाज से, पानी पिया, सूप पिया, दूध पिया, ये सारा फ्लूइड है। आपने कोई भी कोकोनट वाटर लिया, कोल्ड ड्रिंक लिया, एवरीथिंग इज फ्लूइड, वो बॉडी तो उसको पानी निकालेगी उसको। आप नोट करो और किस टाइम पे लिया, और आपकी हर बार जो यूरिन पास करते हो उसका वॉल्यूम लिखो। वॉल्यूम मतलब कितना हाँ, यूरिन कितना पास आपने किया? यूरिन पास किया, तो एक जार में करके उसको मेजर कर लो, तो पता चल जाता है। कई बार देखने से लगता है कि आदमी दिन भर तो काम पे रहा, बहुत कम पानी पिया, और शाम को घर आ करके उसने ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दिया। ओके। ठीक, या कुछ लोग सुबह उठते ही 3-4 लीटर पानी, 3-4 गिलास पानी पी जाते हैं, जिससे उनका बावल मूव करे, और फिर कंप्लेन करते हैं 11 बजे तक हमें बहुत बार जाना पड़ता है। जब आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो इस डायरी से हमें पता चल जाता है कि, और अगर वो शाम को ज़्यादा टी काफ़ी अल्कोहल ले रहा है तो उसको ज़्यादा बार जाना पड़ेगा। तो केवल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, कि आपको कितना पानी लेना है, किस समय लेना है, किस समय से ज़्यादा नहीं लेना है, डिनर अर्ली करना है, काफ़ी 5 बजे के बाद कॉफ़ी टी अल्कोहल नहीं लेना है, तो कई लोगों की प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाती है। डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा कर लीजिए, जब ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन में नहीं सिक्रीट होगा तो कम यूरिन बनेगी। एक तो इसी से हो जाता है। फिर अगर उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो फिर हम उसको प्रोस्टेट की दवाइयाँ देते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर ब्लैडर ओवर एक्टिव हो गया है तो ब्लैडर को काम डाउन करने की दवा देते हैं, उससे यूरिन कम हो जाता है। ओके। और एक बीमारी होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसमें कि बॉडी का वेसोप्रेसिन हार्मोन्स के जो
कंसंट्रेशन है कम रहता है तो ज़्यादा यूरिन बनती है, तो उसमें आजकल वो आता है कि मिनीरिन करके टैबलेट आती है या उसका स्प्रे आता है, या आप ज़बान के नीचे रखो टैबलेट घुल जाएगी, उससे फिर रात में अच्छा। कम हो जाता है। तो इन सब से करने से रात की फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है, बट ये मल्टीफैक्टोरियल है, कई सारे कारण हैं। पहले हमें पता करना पड़ता है कारण क्या है, या किसी को इन्फेक्शन है, यूरिन ब्लैडर में स्टोन है, तो वो सब उसका इलाज करना होता है, उससे पेशेंट ठीक हो जाता है। परफेक्ट। आई थिंक डॉक्टर आपने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर जैसे आपने बताया कि डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, उस पर डिपेंड करता है आप कितनी बार यूरिन करते हैं या आपका जो यूरिन की जो हेल्थ है वो कैसी रहने वाली है। अगर डॉक्टर हम बात करें कि एक दिन में कितनी बार यूरिन पास करना नॉर्मल होता है, तो वो क्या रहेगा देखिए, फ्रीक्वेंसी? ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी जो है, आपका जितना भी आप पानी ले रहे हो उसको कंसंट्रेट करेगा। हमारी बॉडी में कंजर्वेटिव मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। आप एक दिन ना खाना खाओ फिर भी आप चल जाओगे, आपने कम पानी पिया कि चल जाएगा, अच्छा। क्योंकि बॉडी फिर कंजर्व करती है। और आपने ज़्यादा पानी पी लिया, बॉडी को पता चल गया कि ये ज़्यादा पानी है, इसको निकाल दो, तो वो एक्स्ट्रा वाटर को निकाल देगी। आप अभी 4 लीटर पानी पी लो, थोड़ी देर में आप पेशाब करते रहोगे। आप पानी ना पियो, सुबह से शाम तक आप पेशाब पे नहीं जाओगे। ये मैं बात कर रहा हूँ जिनकी किडनी हेल्दी है। ओके। बट अगर किसी की किडनी में कोई बीमारी है, किडनी हेल्दी नहीं है, तो उसका फिर कंसंट्रेशन पावर, जब किडनी खराब होना शुरू होती है सबसे पहले उसका कंसंट्रेशन पावर खत्म होता है। अच्छा। तो फिर शुरू में लोगों को किडनी फेलियर में ज़्यादा यूरिन होती है, धीरे धीरे यूरिन होना बंद हो जाती है। तो ये भी कारण है, उसको देखना पड़ता है। तो एक्चुअली ये भी बड़ा गलत कंसेप्ट है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारी किडनी हेल्दी रहेगी। आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप हो, आप यहाँ पर एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, तो आप तो सन में एक्सपोज नहीं हो, तो अगर आप केवल 2 लीटर पानी पी रहे हो तो आपके लिए बहुत है। अच्छा। क्योंकि आप चाय भी तो ले रहे हो, आप कॉफ़ी भी ले रहे हो, आप सूप भी ले रहे हो, आप लस्सी भी ले रहे हो, कुछ और भी चीज़ ले रहे हो, वो भी लिक्विड में ही काउंट सब होने वाला लिक्विड है। तो जो लोग जैसे मजदूर हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं, धूप है, उनको 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। कोई मैराथन रन कर रहा है, उसको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो डिहाइड्रेट हो जाएगा। बट जो लोग शेड में काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती 4 लीटर पानी पीने से यू आर ओवरलोडिंग योर बॉडी। और अगर मान लीजिए आपको थोड़ी किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है और हार्ट आपका कमजोर है, तो वाटर रिटेन होने लगेगा। तो आपको पानी कितना पीना है, एक भी बहुत गलत कंसेप्ट है। अब मान लीजिए आपका हार्ट कमजोर है, आपका पानी रिटेन होने लगेगा, पैर में स्वेलिंग आने लगेगी। आपका लिवर ठीक नहीं है तो आपका पानी रिटेन होने लगेगा। आपको मान लो किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो कंसंट्रेशन पावर नहीं, रिटेन होने लगेगा। तो अगर कोई पानी रिटेन कर रहा है, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, तो उसका भी कोई बीमारी होगी, उसका पता करना पड़ता है उसके हिसाब से। जैसे हार्ट डिजीज वालों का हम वाटर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, किडनी फेलियर वालों का वाटर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब ये जो चीजें आइडल तरीके से बता दी जाती है कि आप इतने लीटर पानी पी लो, आपकी हेल्थ एकदम मेंटेन रहेगी, वो बिल्कुल गलत है। वो ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक नॉर्मल आदमी को डिपेंडिंग ऑन कैसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, 2-3 लीटर पानी बहुत होता है। हाँ, जो लोग गांव में या दौड़ रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, एकदम हीट में है, जून का महीना है, तो आपको 4-4.5 लीटर ही पानी पीना पड़ेगा। क्योंकि हमारे शरीर से पानी 5 तरीके से बाहर निकलता है। अच्छा, कैसे? एक तो यूरिन से निकलता है, जब आप स्टूल पास करते हो उसमें भी वाटर होता है। आप गर्मी में जाते हो बाहर, पसीना निकलता है। अब बहुत पसीना निकल गया तो आपकी यूरिन एकदम येलो कलर की कंसंट्रेटेड होगी, थोड़ी सी होगी, कि अब बॉडी ने सारा पानी तो इससे निकाल दिया। और वो इसलिए पसीना निकल रहा है जिससे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहे। जब पसीना इवोपरेट करता है तो लेटेंट हीट आपकी बॉडी को मेंटेन करती है। और जब आप सांस लेते हो, जैसे आप जाड़े में देखो तो उसमें आप भाप जाता है, उसमें भाप निकलती, तो ये गर्म इन्वायरमेंट में आपको तो बहुत सारा पानी आपकी सांस से निकल जाएगा। तो 5 तरीके से शरीर से पानी निकलता है। अब आप इन्वायरमेंट में एसी के अंदर बैठे हो तो आपको कोई पसीना नहीं हो रहा है, आपके उससे भी पानी, उस समय आपको यूरिन ज़्यादा जाना पड़ेगा। अच्छा। तो इस तरह से आपके शरीर में आपकी बॉडी इतनी अच्छी है, वो सारा चीज़ आपकी ज़रूरत के हिसाब से मेंटेन, उसको पता चल जाता है। जैसे ही आप ज़्यादा पानी पीते हो, हार्ट स्ट्रेच होता है, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है और बता देता है कि ज़्यादा पानी आ गया। किडनी अपना कंसंट्रेशन पावर कम कर देती है, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल देती है। मतलब हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, उसको सब हाँ, पता है किस तरह से जितनी फंक्शन करना है। ज़रूरत है। एग्जैक्टली। डॉक्टर, कई बार ये भी होता है ना, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो यूरिन पास करते हैं लेकिन उनको ना एकदम खाली खाली सा फील नहीं होता, उनको अर्ज रहती है कि लग रहा है कि अभी और यूरिन पास करना है, तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? अब ऐसा है कि
अगर किसी का प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया या उसके पेशाब के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो अपनी पूरी वो एम्प्टी नहीं कर पाता। ओके। तो उसको लगता है कि उसकी पेशाब रुक गई है, तो फिर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि देखते हैं कि वो सबसे आसान तरीका होता है अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। पहले आप जाओ अल्ट्रासाउंड से देखते हैं कितनी इसके ब्लैडर में यूरिन है, और जब वो टॉयलेट से होके आता है फिर चेक करते हैं तो पता चल जाता है कितनी यूरिन बच रही है। अगर किसी को जितना उसका ब्लैडर वॉल्यूम है मोर देन 1/3 से ज़्यादा यूरिन बच रही है तो पैथोलॉजिकल है, उसको कोई प्रॉब्लम है। तो हमको देखना पड़ता है प्रोस्टेट है, स्ट्रक्चर है, पोस्टेरियल वाल्व है, मीटल स्टेनोसिस है, फाइमोसिस है, क्या कारण है, फिर उसको करेक्ट करने से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ओके। सो डॉक्टर कई बार और क्या एक होता और है? चीज़, अगर किसी का ब्लैडर ही वीक हो गया है तो वो बेचारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है ज़्यादा, तो यूरिन निकाल ही नहीं पा रहा है, तो हमको देखना पड़ता है कि ब्लैडर वो हाइपर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है, नॉर्मल है, प्रोस्टेट इनलार्ज है, या उसके रास्ते में पैसेज में कोई प्रॉब्लम है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस पता चलता है, फिर उसका इलाज करने से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मतलब ओवर एक्टिव के अलावा भी हाइपर एक्टिव और अंडर एक्टिव भी होते हैं तो ब्लैडर? ब्लैडर बहुत सारे लोगों को अंडर एक्टिव होता है, बहुत सारी फीमेल को अंडर एक्टिव होता है, यूरिन नहीं पास कर पाती, अच्छा। तो फिर उसमें उसका इलाज करना क्या पड़ता है। ट्रीटमेंट होता है उसका फिर? अगर ब्लैडर में कोई भी प्रेशर, जैसे मेल है उसको कम से कम 30, 35, 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर चाहिए यूरिन निकालने के लिए। फीमेल पास यूरिन बाय रिलैक्सेशन, तो वो तो अगर उनके ब्लैडर में 10-20 ml भी प्रेशर हो गया तो यूरिन निकल जाएगी। ओके। तो कई सारी फीमेल यूरिन नहीं कर पाती, इतनी टेंस होती हैं, इतनी स्ट्रेस में होती हैं, तो अपने पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स नहीं करती हैं, तो उसकी वजह से यूरिन पूरी नहीं निकलती। ब्लैडर कमजोर होने का कारण होता है स्पेशली फीमेल में, दे डोंट रिलैक्स द पेल्विक फ्लोर, या कुछ फीमेल्स को यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मीटल स्टेनोसिस, स्पेशली जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, मेनोपॉज शुरू हो जाता है, तो हमारे उनकी वजाइना में एस्ट्रोजन के लेवल कम हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और तो और भी कई लोग ब्लैडर रिलैक्स ही नहीं करते हैं, अच्छा। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। और मेल में अंडर एक्टिव ब्लैडर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, और करते करते फिर थक जाता है, उसको बोलते हैं ब्लैडर फैटिग्ड हो गया, तो धीरे धीरे उसका प्रेशर कम हो जाता है। देन पेशेंट यूजली प्रेजेंट विद ह्यूज ब्लैडर 100 और 1000-1500 ml ऑफ यूरिन, एंड पेशेंट को कोई पेन नहीं है। अच्छा। तो इसका ब्लैडर बेचारा पैरालाइज्ड हो गया, कमजोर पड़ के वो हो गया। फिर जब आप उसको डीकम्प्रेस करते हो, फिर धीरे धीरे वो टोन रिकवर करता है। तो फुल्ली क्योर हो जाता है? ज्यादातर लोगों का, कुछ लोगों का नहीं भी होता है। कई बार डॉक्टर लोग ना यूरिन को रोकने की कोशिश बहुत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रैवल कर रहा है या कोई मीटिंग में है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आई थिंक हर कोई इस सिचुएशन से गुजरता है कि हम थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है रोक लेते हैं यूरिन। क्या ये प्रैक्टिस सही है या इसका कुछ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी हमारी बॉडी पर देखने को मिल सकते हैं? अब देखिए, जो नॉर्मल आदमी है अगर वो यूरिन रोकता है तो उसमें यूजली कुछ नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। बट जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा यूरिन रोकेगा, उसका ब्लैडर अब ज़्यादा डिस्टेंड हो गया, तो उसको प्रॉब्लम होगी। जैसे कि एल्डरली लोगों में जब ज़्यादा बियर पी लेते हैं तो उनको रिटेंशन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्लैडर को ओवर डिस्टेंड कर दिया। बट वो यंग को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यंग आदमी को, अगर तो बहुत कॉमन है, अगर मान लीजिए सोशली एक्सेप्टेबल प्लेस नहीं है तो कोई लोग नहीं जाएंगे। और स्पेशली दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी एक्यूट विद द फीमेल्स। तो कई फीमेल्स तो बाहर जा रहे हैं, पता नहीं टॉयलेट मिले ना मिले, पानी नहीं पियेंगी, बिकॉज मेल तो समहाउ दे रिलीव समवेयर, बट फीमेल में सीरियस प्रॉब्लम, कई लोग पानी नहीं पीते, और कहीं जाते हैं सब पहला काम होता है कि वहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ टॉयलेट अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये तो सोशल प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एवरीबडी हैज़ टू प्रिपेयर। बट यंग पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ यू होल्ड इट probably nothing, will be very uncomfortable. And जब आप जाओगे, हो सकता है it may take few seconds to relax yourself and आप यूरिन पास करना शुरू करें। बट अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जिसको प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देर तक रिटेन करेगा तो उसको दिक्कत आएगी। तो रिटेंशन भी हो सकता है उसको यूरिन ही ना आए। एल्डरली आदमी को अगर ज़्यादा उसने यूरिन रोक ली है तो ये भी हो सकता है फिर वो उसको अस्पताल जाना पड़े, कैथेटर लगवाना पड़े। और यूरिन करते टाइम बर्निंग सेंसेशंस होना या यूरिन का कलर चेंज हो जाना, ये भी किसी सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन है? कलर चेंज होना है तो बॉडी का है। आप ठीक है, पानी कम पीजिए और धूप में जाइए, उसके बाद आप यूरिन पास करेंगे, येलो कलर का होगा। हाँ, आपने बताया था। पानी ज़्यादा पी लीजिए और उसके बाद आप अगर एसी में आप जाइए, एकदम वाइट कलर का होगा, बिकॉज बॉडी ने उसको कंसंट्रेट ही नहीं किया।
ओह और अगर आप जा रहे हैं तो बॉडी उसको प्रिजर्व कर रही है, तो केवल उतना ही यूरिन बना रही है जितने में बॉडी की टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालना जरूरी है। हम्म आप डेजर्ट में चले जाइए, बहुत कम यूरिन होगी और एकदम येलो कलर की होगी, उसमें बॉडी ने जितनी जो निकालना जरूरी है उतनी ही निकाल दिया, उतना बाकी उसने बॉडी में प्रिजर्व कर लिया। तो ये इससे उसका कलर होता है। दूसरी चीज़, किसी को पेशाब में जलन हो रही है तो उसका कुछ कई कारण हो सकते हैं, जैसे ठीक है। सबसे कॉमन होता है यूरिन में इन्फेक्शन हो गया। हम्म दूसरा हो सकता है किसी को यूरिन में स्टोन है ब्लैडर में तो उसको जलन होगी, कोई ब्लैडर में कोई ट्यूमर है तो उसको जलन होगी, और कुछ बीमारी होती है जिसमें कि पेल्विक फ्लोर इरिटेबल हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स में इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक बीमारी है, नॉन रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर है, उन सब में भी ये प्रॉब्लम होती है। उसमें जलन कम होती है, पेन होता है, बट दे गेट कन्फ्यूज कि पेल्विस में पेन हो रहा है, पेशाब करते समय ज़्यादा पेन हो रहा है तो दे थिंक उसको बर्निंग हो रही है। तो किसी को कुछ छोटे छोटे कैंसर होते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू, उसमें भी ये सिम्टम्स होंगे। तो फिर हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ये बार बार यूरिन जाने का, पेशाब में जलन का क्या कारण है, फिर उसको ठीक करना होता है। और कुछ लोगों की कलर पिंक कलर की हो रही है तो इसका मतलब कि हाँ, तो इसका मतलब ब्लड जा रहा है। पूरी रेड कलर की यूरिन आ रही है, इसका मतलब उसमें ब्लड जा रहा है, तो उसका भी देखना पड़ता है। इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन काज, कुछ लोगों को ट्यूमर हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो डॉक्टर, जैसे अभी जितने आपने सिम्टम्स एक्सप्लेन किए, अगर किसी की ब्लैडर हेल्थ अच्छी नहीं है या ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मेजर और क्या साइंस दिखते हैं बॉडी पे? सिर्फ यही साइंस है या कुछ और भी साइंस है जो डायरेक्टली इंडिकेट करें कि ब्लैडर हमारा ठीक नहीं है? देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है ब्लैडर की तो उसको एक तो यूरिन या तो बार बार जाएगा, पूरी तरह से एम्प्टी नहीं करेगा, ठीक उसका है। फ्लो कमज़ोर हो जाएगा, और उसको जस्ट लोअर पार्ट ऑफ द अब्डोमेन में पेन होगा, जिसको हम लोग सुप्राप्यूबिक एरिया कहते हैं। लोअर पार्ट ऑफ अब्डोमेन जहाँ पर ब्लैडर होता है वहाँ उसको पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। जैसे ही थोड़ी सी यूरिन बनने लगेगी ही विल नॉट बी कंफर्टेबल। तो ये ब्लैडर की वजह से है। लेकिन ब्लैडर जो है, अगर किसी को किडनी में भी प्रॉब्लम है, स्टोन है लोअर यूरेटर में, अगर किसी को स्टोन फंस गया है तो सिम्टम सारे ब्लैडर के आ जाते हैं, क्योंकि नर्व सप्लाई कॉमन होती है। तो इस तरह कई बार पेशेंट्स आते हैं उनको कि मेरे एकदम टिप ऑफ द पेनिस पे या टिप ऑफ द यूरेथ्रा में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, और उनको होता है क्या कि लोअर यूरेटर में स्टोन फंसा होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नर्व सप्लाई दोनों की सेम है। तो इस तरह कई सिम्टम्स से हमको पता चलता है, इसलिए हिस्ट्री टेकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप मरीज की बात ध्यान से सुन रहे हो, 60% डायग्नोसिस आप बना सकते हो। सो डॉक्टर, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो किस प्रॉब्लम को लेकर सबसे ज्यादा आते हैं आपके पास? सबसे ज़्यादा हम लोग के पास पेशेंट आते हैं जो कि अबव द एज ऑफ 60, ओके, जिनको कि एल्डरली। प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या डायबिटीज, उस एज में उनको कई सारी और प्रॉब्लम होती है, जैसे उनको डायबिटीज़ है, उसकी वजह से ज़्यादा यूरिन आ रही। कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो ड्रग लेते हैं शरीर से पानी निकालने को, जिसको डायूरेटिक्स बोलते हैं, जैसे लेसिक्स है, डाइटोर है, तो वो शरीर से ज़्यादा पानी निकालती है, जिससे उनके शरीर में पानी ना इकट्ठा, उनका हार्ट ज़्यादा डिस्टेंट ना हो, तो उनको भी ज़्यादा यूरिन जाना पड़ता है। कई लोगों को यूरिन कम आता है, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम अब शुरू हो गई है, ये लिवर की प्रॉब्लम शुरू होगी, बॉडी में फ्लूइड रिटेन हो रहा है, तो उसकी वजह से कम वाटर भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है कि आप कौन कौन सी दवा खा रहे हो, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, कोई और डिजीज़ है कि नहीं है। तो एज ए होल वी हैव टू सी, पेशेंट तो एक ही है ना, उसके पास हार्ट भी है, उसकी लिवर भी है, किडनी भी है। तो ये नहीं कि आप एक चीज़ देख रहे हो, आपको पेशेंट को ओवरऑल देखना, कितना पानी पी रहा है, कौन सी दवा खा रहा है, किसी दवा का साइड इफेक्ट तो नहीं है। दवा की वजह से भी हो जाता हाँ, है? दवा की वजह से भी हो जाता है। जैसे एक दवा होती है पायरिडियम, जो पेशाब जलने में होती, उसको लेकर के तुरंत आते हैं कि हमारा तो पेशाब का रंग एकदम डार्क येलो हो गया है। उनको पहले ही से बताना पड़ता है, अगर ऐसा कलर होगा तो परेशान नहीं होना। आप अगर वो ज़्यादा बीट रूट खा लें, चुकंदर खा लें, तो आप ज़्यादा खा लें तो आपको दूसरे दिन पिंक कलर की यूरिन होने लगेगी। अगर आप रेगुलर नहीं दौड़ते हो, ज़्यादा मैराथन दौड़ लें, तो आपको पिंक कलर की यूरिन होने लगेगी, क्योंकि ब्लड सेल्स कुछ यूरिन में आने लगेंगे ज़्यादा दौड़ने से। तो इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स से डिफरेंट बीमारियों का पता चलता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखने हैं तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है। आपके पास कोई यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, देन दे हाँ। विल फाइंड आउट क्या प्रॉब्लम है, फिर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फिर पता चलता है। परफेक्ट। सो डॉक्टर, क्या-क्या मेजर डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? जितने भी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए क्या टेस्ट कराए जाते सबसे हैं? इम्पॉर्टेंट टेस्ट है यूरिन का एग्जामिनेशन। अच्छा, कैसे यूरिन होता है वो? एग्जामिनेशन से बहुत कुछ पता चलता है। जैसे यूरिन के कलर से कंसंट्रेटेड है नहीं है, यूरिन में शुगर जा रही है कि नहीं, प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है,
और यूरिन के अंदर ब्लड सेल्स जा रही हैं, पस सेल्स जा रही हैं, कुछ क्रिस्टल्स जा रहे हैं, उससे एक आइडिया लगता है कि आपको क्या प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अगर जो काफ़ी पस सेल्स जा रहे हैं कुछ इसका मतलब इसको इन्फेक्शन है। इसको केवल ब्लड जा रहा है और लेकिन पस नहीं जा रहा है, इसका मतलब कहीं कोई ट्यूमर है, कोई प्रॉब्लम है, स्टोन है, कुछ हो रहा है। किसी को प्रोटीन ज़्यादा लूज़ कर रहा है, इसका मतलब उसकी किडनी फेल हो रही है। तो किसी को अगर शुगर ज़्यादा जा रही है तो उसको डायबिटीज़ है। तो यूरिन एग्जामिनेशन जो है वो बहुत कुछ बताता है। सो डॉक्टर, जो लोग ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करते हैं, क्या उनकी किडनी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से इन्फेक्शंस वगैरह होने का चांसेस रहता है? नहीं, देखिए, बॉडी को प्रोटीन के सबको बहुत ज़रूरत है, बिना प्रोटीन के लाइफ मुश्किल है। बट एक्सेस प्रोटीन, बहुत हाँ, ज़्यादा बताएं। प्रोटीन। तो जैसे कि एक आदमी को 1 मिलीग्राम पर केजी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कोई 70 केजी का 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वेजिटेरियन डाइट में जो प्रोटीन के सोर्स है वो ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं। वैसे वेजिटेरियन डाइट में भी प्रोटीन के सोर्स अच्छे हैं, तो वो ले सकते हैं। जो लोग जिम में जाते हैं या काफ़ी मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, सलमान खान बनना चाहते हैं, वो उनको ज़्यादा प्रोटीन की इंटेक होती है। बट वो भूल जाते हैं कि कई लोग स्टेरॉइड भी लेते हैं, जो कि लाइफ के लिए बहुत नुकसानदायक है, वो कभी नहीं लेना चाहिए। और कई सारे प्रोडक्ट जो ये जिम वाले बेचते हैं उसमें वो मेडिकली इंडिकेटेड नहीं है, वो नुकसान भी करते हैं। ऑब्वियसली। तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा जिम कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। एक्स्ट्रा प्रोटीन लेंगे तो आपको नुकसान होगा। बट नॉर्मली एक आदमी अपनी नॉर्मल डाइट में एक्स्ट्रा प्रोटीन ले ही नहीं सकता अनलेस ही इज़ ट्राइंग टू टेक द एक्स्ट्रा प्रोटीन। अब वो एक्स्ट्रा प्रोटीन में क्या है, नेचुरल प्रोटीन्स आर लॉट बेटर। अगर आपको ज़्यादा जिम कर रहे हैं, आप ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, तो आप अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी मसल जो है वीक होने लगेगी, आपके मसल्स जो हैं वेस्ट होने लगेंगे। अगर आप रेस्टिव एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी मसल कमज़ोर होती जाएंगी एज के साथ। इसलिए आपको योगा करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ओल्ड एज में बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं हमने टहल लिया, अब टहल लेने से सब कुछ नहीं होता है। तो आप योगा करो, योगा में मसल स्ट्रेच होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ओके। या आप कुछ और जिम जा रहे हो तो आप जरूर थोड़े, आप 70 ईयर्स को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा आप करो, वो बहुत ज़रूरी है। बट उसके साथ अगर आप प्रोटीन इंटेक नहीं ले रहे हो तो आपकी मसल्स वेस्ट होने लगेंगे, आप कमज़ोर हो जाओगे। तो आपको प्रोटीन इंटेक लेना है, और नेचुरल प्रोटीन जो है वो सबसे अच्छी है। अगर आप किसी वजह से नेचुरल प्रोटीन में आपको उसका वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। क्या क्या सोर्सेज हैं मेजर? जैसे नेचुरल प्रोटीन है, जैसे लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए सारे लिग्यूम्स जो हैं उसमें सबसे मूंग की दाल में 24% प्रोटीन है। बाकी दालों में किसी में 22%, किसी में 20% प्रोटीन। तो लिग्यूम्स जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। और जो मिल्क प्रोडक्ट हैं जैसे पनीर हो गया, सोयाबीन है, मशरूम है, इन सब के अंदर प्रोटीन है। आपका योगर्ट है, इन सब में प्रोटीन है। जो नॉन वेजिटेरियन में एग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बेस्ट सोर्स और इजीली डाइजेस्टेबल। विद योक या फिर विदाउट योक? उसका भी कंसेप्ट थोड़ा लोगों को गलत है। वैसे जो प्रोटीन है वो मेनली वाइट कलर में है, जो बाहर का वाइट है, एग वाइट। बट जो येलो है उसमें भी प्रोटीन है, उसमें भी अमाइनो एसिड है, और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, कोलेस्ट्रॉल है। आपको बॉडी में कोलेस्ट्रॉल चाहिए, आपके सारे हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। आपके लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है, बट आपको एक्सोजेनस प्रोडक्शन भी चाहिए। तो एक्चुअली आप मान लो 4 अंडे ले रहे हो तो आप 2 का योग निकाल दो, बट 2 अंडे का योग जरूर लो। योग इज गुड फॉर दी हेल्थ, इज नॉट, बट आप बहुत ज़्यादा योग लोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो जैसे कोई मान लो 6-7 अंडे या लोग 10-10 अंडे खाते हैं, तो उसमें अगर 10 उसने योग लिए तो नुकसान करेगा। तो उसमें 10 में से आप 3-4 का योग ले लो, बाकी 6 का एग वाइट लो, तो आपको अच्छा। तो एग इज़ वेरी, लीन मीट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। लीन मीट में होता है जैसे कि आपका फिश है, आपका चिकन है। बट हमारे देश में क्या होता है ना, वो चिकन खाएंगे तो वे बटर चिकन खाएंगे, तो उसमें तो और उन्होंने फैट डाल दिया। अगर आप जैसे कि आप किसी को भी बॉयल करो चिकन को या मीट को, आप देखोगे बहुत सारा उसमें फैट निकलता है, तो फैट नुकसान करता है। तो आप बॉयल कर लो, उसका फैट निकल जाएगा, देन आप करो। या आप उसको जब, या हमारे यहाँ तंदूरी बनाते हैं तो उसके ऊपर घी लगाते जाते हैं, तो और उसमें घी डाल देते हैं, तो वो है। तो आपको उसके साथ फैट को कम करना है। और ये भी बड़ा गलत कंसेप्ट है। क्या? आप मीट के अंदर 30 से 35% ही प्रोटीन है,
और दाल में 24% प्रोटीन है, हाँ पनीर में 30% प्रोटीन है। तो ऐसा नहीं है कि मीट्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, एग्जैक्टली। उसमें फैट भी है, फाइबर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्म बट लीन मीट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, वो जैसे कि जो सी फूड होता है वो लीन मीट है, हम्म तो वो एक सोर्स है। मशरूम अच्छा सोर्स है, सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है, देन मिल्क प्रोडक्ट्स सारे उसमें मीट का अच्छा है। हम्म हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन है, बट लेवल थोड़े कम है। एग्जैक्टली। हाँ। डॉक्टर, आई थिंक आपने डाइट को बहुत अच्छे से समझा दिया और हमारी जो ऑडियंस है उनको अच्छे से समझ आ गया है कि क्या क्या मेजर प्रोटीन के सोर्सेज हैं और उनको अपनी डाइट में से क्या चीज़ें शामिल करनी है जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी पाए। अब अगर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट पार्ट पे, क्योंकि हमने डायग्नोसिस पार्ट को डिस्कस कर लिया है, क्या ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से अप्रोच किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ब्लैडर में इश्यूज हैं, जिनको यूरिन में इन्फेक्शंस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ये पहले हमको डायग्नोसिस करनी होती है, जैसे हमने हम्म आपको बताया यूरिन एग्जामिनेशन है, फिर अल्ट्रासाउंड है, यूरो ओके। फ्लो है, वो बता देता है हम्म आपका फ्लो कैसा है। फिर सीटी स्कैन है, और भी कई सारे टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि इसको ठीक है। क्या बीमारी। अगर उसको इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ट्रीट किया जाता है, ओके। अगर उसको कोई ट्यूमर है तो फिर ट्यूमर का इलाज होता है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज होता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के आजकल बहुत इलाज होते हैं, जैसे कि कुछ दवाइयाँ आई हैं जो कि प्रोस्टेट को इलाज कर लेती हैं, बट जब दवाइयाँ फेल होती हैं तो कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, हम्म जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा टर्प या ट्यूआरपी, यस। हाँ। लेज़र प्रोस्टेक्टमी। और हम्म आजकल नए नए ट्रीटमेंट आ गए हैं, जैसे कि रिज्यूम है, जिसमें कि हम इंजेक्ट करते हैं स्टीम को प्रोस्टेट के अंदर। तो स्टीम, हाँ, तो फिर भाप। हाँ, तो स्टीम अच्छा। वो क्या करती है कि वो ऑटो एब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी में, जैसे कोई अंदर कोई चीज़ डेड हो गई तो बॉडी उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेती है, ओके। फिर उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। कुछ क्लिप्स आती हैं प्रोस्टेट के अंदर लग जाती हैं, हम्म यूरोलिफ्ट या वो होती हैं, कुछ डिवाइसेस आती हैं, आप प्रोस्टेट के अंदर छोड़ दीजिए तो वो कुछ दिन के अंदर फिर वो प्रोस्टेट को खोल देती हैं। हम्म उसी तरह प्रोस्टेट का आजकल कई तरह के लेज़र उसमें इस्तेमाल होते हैं, होमियम लेज़र, केटीपी लेज़र, ग्रीन लाइट लेज़र, थोलियम लेज़र, या ट्यूआरपी भी, मोनोपोलर ट्यूआरपी, बाईपोलर ट्यूआरपी, ब्लैडर नेक हम्म इंसिजन। अभी हमने एक वर्कशॉप की थी 2 डेज़ की, उसके अंदर एटलीस्ट 9 प्रोस्टेट में 15 प्रोसीजर्स हैं, जो ओह। कि हर आदमी के लिए अलग इंडिकेशन है। हम्म तो उसके हिसाब से उसकी इलाज करते हैं, जैसे कि एल्डरली पेशेंट्स में कुछ लोग अपना प्रोस्टेट के ऑपरेशन से, जैसे टीआरपी है, लेज़र है, उसमें एक प्रॉब्लम है हम्म कि जो इजैकुलेशन होता है वो हैम्पर्ड हो जाता है, निकलता है तो ब्लैडर में चला जाता है, तो कई पेशेंट्स आर नॉट हैप्पी। जो नए प्रोसीजर आए हैं, जैसे रिज्यूम है, यूरोलिफ्ट है, हाइटिंड है, लिमिटेड ब्लैडर नेक इंसिजन है, उसमें ये जो उनका इजैकुलेशन प्रिजर्वेशन सर्जरीज हैं, उनका इजैकुलेशन प्रिजर्व हो जाता है। आजकल ये ग्लैंड प्रॉब्लम जो है 50 से 60 ईयर्स में होने लगी है, तो वहाँ पर यंग पीपल दे गेट अपसेट। तो इनमें नए प्रोसीजर्स जो आ गए हैं, दे प्रिजर्व द ओह। इजैकुलेशन। सो काफ़ी एडवांसमेंट हो रहे हैं, कई हम्म चीज़ें हो रही हैं। उसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, वो पहले इन्वेस्टिगेट करेगा। तो आजकल क्या है कि जैसे कि आप बाज़ार में जाते हैं मॉल में, तो आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं, उसी तरह पेशेंट के पास भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे ऑपरेशंस हैं, कई सारी मेडिसिन एग्जैक्टली। हैं, कई सारी प्रोसीजर हैं। बट ये नहीं कि हर आदमी को हर चीज़ सूट करेगी। तो ये हम लोग ये बताते हैं आपके लिए ये अच्छी चीज़ है, ये अल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। हम्म बट आजकल प्रॉब्लम क्या है कि 2 और चीज़ आ गई हैं, एक डॉक्टर गूगल अंकल, डॉक्टर गूगल हैं, गूगल वो बता डॉक्टर। देते हैं, और उसके ऊपर प्रोफेसर चैट जीटीपी आ जी। गए हैं, तो वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, प्लस जेमिनी है, एआई है। तो आजकल पेशेंट आते हैं, वो सब इधर उधर पढ़ाते हैं, पूरी तरह से हाँ। मेडिकल समझते नहीं, और फिर काफ़ी कंफ्यूज रह जाते हैं, हम्म और उसमें हमारा टाइम ज़्यादा बर्बाद करते हैं। But anyway, we have to give choice to the patient because it is एग्जैक्टली। his body and he is a हम्म right to adopt the treatment. He is right to follow your instruction or not. और नॉट। So हम बता देते हैं आप ये लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, अच्छा। और हम लोग आजकल उसको नोट भी कर देते हैं, उसके रिकॉर्ड में भी डाल देते हैं, दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन टू द पेशेंट। उसके बाद भी कई लोग कोई एक स्पेशल चीज़ ही चूज़ करते हैं, ओके। और स्पेशली जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, स्पेशली जो ये लॉयर हैं, एडवोकेट हाँ हैं, जी। ये हाँ। काफ़ी पढ़ के आते हैं, क्योंकि इनकी आदत होती है रिसर्च करने की। हम्म फिर ये चूज़ करते हैं हमें यही प्रोसीजर कराना है, उनको बता देते हैं इससे आपको ये फ़ायदा नुकसान होगा। हम्म ये कई बार होता है कि हाँ ये आपके लिए अच्छा प्रोसीजर है, आप इसको यूज़ कर लो। हम्म कुछ प्रोसीजर अभी इंडिया में आए ही नहीं है, अच्छा।
अब कुछ लोग होते हैं जिसकी ग्लैंड बहुत बड़ी होती है, स्पेशली पेशेंट हमारे पास अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से आते हैं, उनकी 300, 250, 400 ग्राम की ग्लैंड ओह होती है, गॉड। और यूजुअली प्रोस्टेट 30, 40, 50 ग्राम का होता है। हम्म। तो उनके लिए हमें रोबोट से उनका प्रोस्टेक्टमी करनी पड़ती है। और एक नया आजकल ट्रीटमेंट आ गया एक्वा एब्लेशन, जो कि पूरा कंप्यूटराइज्ड है, आप सब कुछ फिक्स करो, बस आप ऑन कर दो, अपने आप सारा ऑपरेशन हो जाएगा। बट वो भी इंडिया में है नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट लोग पढ़ के आ जाते हैं के कर दो। हाँ, तो भैया इसके लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, या 3.5 करोड़ की मशीन खरीद लो तो कर देंगे। बाप रे। सो डॉक्टर, अगर प्रोस्टेट का एक बार ट्रीटमेंट हो जाता है तो आफ्टर ट्रीटमेंट कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो पेशेंट शुरुआती दिनों में फेस करे? हाँ, शुरुआती दिनों में देखिए ऐसा है, कहीं भी आपको मान लीजिए हमने आपको यहाँ ऑपरेशन किया, स्किन लगाई और उसको सूचर कर दिया, तो यहाँ स्वेलिंग आएगी, दर्द होगा, कुछ टाइम लगेगा, ठीक होगा। प्रोस्टेट का सारा ऑपरेशन एंडोस्कोपिक होता है। अरे हाँ। आप कोई चीज़ बाहर से आपको कोई कट नहीं होता है, आप यूरेथ्रा से जाते हैं जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, और वहाँ से टेलीस्कोप डाल करके, आजकल इतना एडवांस है, सिलेंडर टेलीस्कोप आते हैं, उससे आप प्रोस्टेट को लेजर से या करंट से काट के निकाल लेते हो। बट वो एरिया तो पूरा रॉ है ना, वहाँ हमने कोई स्टिचिंग नहीं लगाई है, वो नहीं किया। अब उस रॉ एरिया से जब यूरिन जाती है, और यूरिन के अंदर केमिकल्स होते हैं, तो मरीज को पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ एग्जैक्टली। दिन थोड़ी दिन ब्लड आता है और जल्दी जल्दी पेशाब आने लगती है, पेशाब छूट जाती है। बट विद इन 1-2 वीक्स, 3 वीक्स, मोस्ट ऑफ द पेशेंट बिकम ऑल राइट, एंड देन दे आर वेरी कंफर्टेबल, एंड देन दे फील वेरी हैप्पी, बिकॉज दे हैव बीन सफरिंग। एग्जैक्टली। और जब एक बार हो जाता है तब वो कहते हैं, अरे आई शुड हैव गॉट माय ऑपरेशन डन बिफोर, नहीं तो मैं बिफोर इतने दिन ओनली। से क्यों तकलीफ झेल रहा था। सो इसकी मेडिसिन भी चलती हैं आफ्टर द सर्जरी? आजकल मेडिसिन सबसे पहले स्टार्ट होती है, दो ही Okay. मेडिसिन है, एक अल्फा ब्लॉकर आती है और एक प्रोस्टेट के साइज को कम करती है, फिनेस्ट्राइड और डूटास्ट्राइड। तो वो यूज़ करती है, बट वो सब में सक्सेसफुल नहीं होती। बट दे आर पेशेंट जो 8-10 दवा खाते रहते हैं और ठीक पेशाब करते रहते हैं। 8-8, 10-10 एक हफ्ते में, एक दिन में? नहीं, एक दिन में रोज खाएंगे, कई सालों तक खाते रहना, कई लोग पूरी ओह। जिंदगी भर खाना पड़ता है उनको। तो बट उनको दवा सूट कर रही है, जब दवा सूट नहीं करती है तो ऑपरेशन करना होता है। तो हमको सारे इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है, इसका फ्लो कितना है, इसका पीवीआर कितना है, इसका मीडियन लोब क्या है, साइज क्या है, उसके हिसाब से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सो डॉक्टर, से एक बार सर्जरी हो गई, मेडिसिन चल रही हैं, तो मेडिसिन अगर सारी अच्छे से सर्जरी हो गई, पेशेंट को दवाइयाँ सूट कर रही हैं, तो कितना आइडियल टाइम रहता है कि कितने दिन तक दवाइयाँ एक चलेंगी और महीने फिर के छूट बाद मोस्ट जाएंगी? ऑफ द दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, अच्छा। और जिन लोगों का ओवर एक्टिव ब्लैडर है उनको शायद 3 महीने तक लेनी पड़ जाती है, ओके। क्योंकि ऑपरेशन तो आपने प्रोस्टेट का किया, और जो ब्लैडर इरिटेबल हो गया था, अब उसको काम डाउन करने के लिए फिर धीरे धीरे उसके समझ में आता है, अच्छा प्रॉब्लम खत्म होगी, तो फिर वो काम डाउन होता है। तो कभी कभी 3 महीने तक ब्लैडर की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। आई थिंक डॉक्टर, इस सेशन में आपने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया है। मोस्टली हमने यूरिन इन्फेक्शंस को समझा, ब्लैडर प्रॉब्लम्स से भी आपकी बात की, और देन आपने प्रोस्टेट पर भी बहुत ज़्यादा इलैबोरेटिव एक डिस्कशन किया है। एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जिनको ये प्रॉब्लम है, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है या ब्लैडर उनका ओवर एक्टिव है, प्रोस्टेट की समस्या है, तो उनको क्या ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने हैं ताकि वो इन प्रॉब्लम से बच पाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी ये पाए? आपने एक अच्छा सवाल किया, क्योंकि हम लोग देखते हैं लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम है, दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, उनको ऑपरेशन बताया जाता है। ऑपरेशन से सबको डर लगता है, नेचुरल है, That's लेकिन true. वो अपना ऑपरेशन पोस्टपोन करते जाते हैं, तो उनका होता है क्या, ब्लैडर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, फिर अंडर एक्टिव हो जाता है, फिर पैरालाइज्ड हो जाता है, अब फिर उनको प्रॉब्लम होती है, फिर वो आते हैं। तो आप अपना ऑपरेशन जो है, अगर ज़रूरत है आपको ऑपरेशन को, तो ऑपरेशन को डिले ना करें। आजकल बड़े सारे ऑप्शंस हैं, हम आपके लिए एक सूटेबल ऑपरेशन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन डिले ना करें, क्योंकि दवाइयाँ सबका इलाज नहीं है, बट ज़्यादातर मरीज़ दवाइयों से ठीक रहते हैं। बट अगर आप अपना ऑपरेशन डिले करेंगे, या मान लीजिए आपको यूरिन में ब्लड जा रहा है, आप उसको इग्नोर किए जा रहे हो, तो आपको कैंसर है, वो आपको शरीर में फैल रहा है और आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। कई बार लोग आते हैं, हाँ 6 महीने पहले आया था, फिर एक दिन और आया था, मैंने इग्नोर कर दिया, अब आप आए तो इतना बड़ा कैंसर आ गया है, तो वो उनके लिए जानलेवा हो जाता है। उसी तरह अगर किसी को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो किडनी डैमेज हो रही है, भाई तुम अपना इलाज ठीक से करो, नहीं तुम्हारी किडनी डैमेज हो जाएगी, इसमें किडनी बदलनी पड़ेगी। तो हर चीज़ का स्टोन पड़े हुए, स्टोन नहीं निकलवा रहे हैं, किडनी डैमेज होगी, किडनी खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको स्टोन है, डॉक्टर कह रहा है स्टोन को निकालने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी किडनी डैमेज होगी, तो करवा लो। कई लोग डर जाते हैं, फिर होम्योपैथिक लेने लगते हैं, आयुर्वेदिक लेने लगते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें हैवी मेटल्स हैं और वो किडनी को डैमेज करते हैं। और होम्योपैथी, लोग कहते हैं हमने होम्योपैथी का स्टोन निकल गया, स्टोन तो अपने आप निकल जाता है। और मैं तो नाम नहीं लूँगा, कई होम्योपैथिक डॉक्टरों की मैं किडनी निकाल चुका हूँ कि अपना इलाज करते करते उन्होंने अपनी किडनी खराब कर ली। बाप रे। तो होम्योपैथिक में भी इसका कोई इलाज नहीं है, और आयुर्वेदिक की दवाइयाँ किडनी को, हैवी मेटल्स होते हैं, वो नुकसान करती हैं।
मेरी सबसे सलाह, कई बार हमने देखा किसी को किडनी फेल हो रहा था, आयुर्वेदिक में गया और सीधे आईसीयू में पहुंचा जब उसकी किडनी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो आयुर्वेदिक दवाइयों को अगर आपकी किडनी प्रॉब्लम है तो अवॉइड करें, और बिल्कुल। होम्योपैथिक से स्टोन निकालने में और इन्फेक्शन में कुछ नहीं होता है। परफेक्ट। कई लोगों के स्टोन, हम किडनी का स्टोन देख के बता देते हैं कि आपका स्टोन इतने टाइम में निकल जाएगा। उनका हम लोग ऑपरेशन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, सारा लिटरेचर है, उससे वी कैन गेस एंड गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द स्टोन। तो ये सब मिसकंसेप्शन लोगों में काफ़ी है कि हम बियर पी लें तो हमारा स्टोन निकल जाएगा। आप ज़्यादा पानी पी लो उससे ही निकल जाएगा। बियर पी के आप क्या कर रहे हो, आप डायूरेसिस कर रहे हो, ज़्यादा यूरिन बना रहे हो, तो आप ज़्यादा पानी पी लो उससे निकल जाएगा। एग्जैक्टली। कोई कहता हम अजवाइन का पानी पी रहे हैं, फिर धीरे धीरे जब पहुँचते तो किडनी खराब हो चुकी होती है। आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत बड़े मिथ्स भी क्लियर कर दिए, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ें बहुत कॉमन है, लोग होम रेमेडीज भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, और जो आपने चैट जीपीटी और गूगल डॉक्टर की बात की वो भी बहुत कॉमन है। कोई भी बात हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तुरंत ही उस पर विश्वास कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप थैंक यू। जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।